दोस्तों, क्या वजह है कि जब इसराइल और ईरान के बीच इतना बड़ा संघर्ष चल रहा है, तब भी सऊदी, यूएई, बहरीन, कतार और कुवैत जैसे गल्फ के पावरफुल देश चुप बैठे हैं? क्यों? क्या ये सच है कि गल्फ कंट्री सीक्रेटली इसराइल के साथ हैं, लेकिन ओपनली सपोर्ट करने से डर रहे हैं? अगर ईरान और इसराइल की वॉर और एस्केलेट होती है, तो क्या गल्फ कंट्रीज को मजबूरन इस जंग में घुसना पड़ेगा? क्या मिडल ईस्ट की पॉलिटिक्स में धर्म यानी रिलीजन ज्यादा पावरफुल है या नेशनल इंटरेस्ट? और सबसे बड़ा सवाल, अगर गल्फ कंट्रीज इसराइल के साथ खड़े हो गए, तो क्या पूरी मुस्लिम उम्मा में एक पॉलिटिकल भूचाल आ जाएगा? वंदे मातरम दोस्तों, मैं हूं विकास पाल और मैवरिक जियोपॉलिटिक्स के आज के सेशन में मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। उम्मीद है मेरी इस सेशन के अंत तक इन सारे सवालों का जवाब मैं आपके सामने रख दूंगा। बने रहिए मेरे साथ बस। दोस्तों, अगर आप मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स को सरफेस लेवल पर देखें, तो ऐसा लगेगा कि गल्फ कंट्रीज इसराइल के खिलाफ होनी चाहिए। इजंट इट? आपको भी लगता रहेगा कि भाई ये तो यहूद है, और यहूद और इस्लाम का तो कट्टर कट्टर दुश्मनी है इन दोनों के बीच में। क्यों? दोनों इब्राहिमिक रिलीजन्स हैं और दोनों एक दूसरे को देख नहीं सकते। लेकिन लेकिन गल्फ कंट्रीज, अगर आप देखें तो वन ऑफ द रीजंस इज गल्फ कंट्रीज मेनली इज कंसिस्टिंग ऑफ सुन्नी मुस्लिम्स। सुन्नी मुसलमान ज्यादा है, और ईरान एक शिया इस्लामिक रिपब्लिक है। इतिहास में अगर आप देखें, 1400 साल का इतिहास है सुन्नी और शिया की दुश्मनी का। मिडल ईस्ट की पॉलिटिक्स का एक बहुत बड़ा फैक्टर यही रहा है। सऊदी और ईरान के बीच इन्फ्लुएंस की लड़ाई दशकों से चल रही है दोस्तों, कई दशकों से। यमन वॉर, सीरिया में कॉन्फ्लिक्ट, लेबनान की पॉलिटिक्स, हर जगह सऊदी ईरान की राइवलरी दिखाई देगी आपको, हर जगह। इसी वजह से बहुत लोग सोचते हैं कि अगर इसराइल ईरान से लड़ रहा है, तो सऊदी और यूएई को इसराइल का सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन रियलिटी इज नॉट सो सिंपल। इतनी सीधी नहीं है ये चीज। जियोपॉलिटिक्स में दिखने वाली दोस्ती और असली पॉलिटिकल कैलकुलेशन कंप्लीटली अलग होती है। कंप्लीटली अलग। सबसे पहला और सबसे पावरफुल फैक्टर है डोमेस्टिक पब्लिक ओपिनियन। वहां की जो आम जनता है, वो उस राजा के बारे में क्या सोचेगी? एग्जाम्पल, सऊदी का राजा या यूएई का राजा क्या सोचेगी अगर वो इसराइल को ओपनली सपोर्ट करेगा एक शिया मुस्लिम कंट्री के अगेंस्ट? गल्फ कंट्रीज की गवर्नमेंट भले ही मोनार्कीज है दोस्तों, ये लोग राजाओं की सरकार है, लेकिन उन्हें अपने सिटीजन्स के सेंटिमेंट्स का ख्याल रखना पड़ता है। मुझे खुद एक इंस्टेंस पता है, जब 2015 में मैं सऊदी में था। वहां पे उस साल, उस वक्त मेरे ख्याल से उसके 6 महीने पहले उन्होंने, सऊदी सरकार ने एक 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 पैकेज अनाउंस किया था $2 बिलियन का अपनी आम जनता के लिए। जनता में थोड़ी नाराजगी थी, तो उसको दूर करने के लिए एमबीएस ने डिसाइड किया, या उस टाइम पे तो एमबीएस नहीं थे। अ, उस टाइम पे डिसाइड किया गया कि जनता को खुश कर दो, $2 बिलियन बांट के जनता में। वाह, जनता रातों रात खुश हो गई। तो उनको अपने जनता का ख्याल रखना पड़ता है, जस्ट लाइक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स टू। और मिडल ईस्ट में एक और चीज बहुत स्ट्रांग है, फिलिस्तीन का इशू। अरब देशों में फिलिस्तीन का एक इमोशनल इम्पैक्ट बहुत ज्यादा डीप है। अगर कोई गल्फ गवर्नमेंट ओपनली इसराइल के साथ ईरान के खिलाफ खड़ी होती है, तो पब्लिक परसेप्शन क्या बनेगा? यही एक यही कि एक मुस्लिम उम्मा का देश इसराइल का साथ दे रहा है, रादर देन ईरान का। मुस्लिम उम्मा के खिलाफ हो गया ये। इसका रिजल्ट क्या होगा दोस्तों? इसका रिजल्ट होगा मैसिव प्रोटेस्ट, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, और कुछ केसेस में तो रिजिम चेंज। इसी वजह से गल्फ कंट्रीज बहुत केयरफुली अपना पोजीशन बैलेंस करती हैं, इसराइल के साथ या इसराइल के अगेंस्ट। ऑफिशियली गल्फ कंट्रीज न्यूट्रल दिखते हैं, लेकिन जियोपॉलिटिक्स में अक्सर दोस्तों ऑफिशियल नैरेटिव और रियल स्ट्रेटेजी कंप्लीटली अलग होती है। रियलिटी ये है कि गल्फ कंट्रीज ईरान से खुश नहीं है। ईरान का रीजनल इन्फ्लुएंस सऊदी अरेबिया के लिए सबसे बड़ा हेडेक है, सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक थ्रेट। ईरान किसे सपोर्ट करता है दोस्तों? ईरान सपोर्ट करता है हूती को यमन में। ईरान सपोर्ट करता है हिजबुल्लाह को लेबनान में। ईरान सपोर्ट करता है शिया मिलिशियास को।
शिया के आतंकवादियों को इराक में। और ये सब सऊदी और यूएई के इन्फ्लुएंस को चैलेंज करते हैं टाइम टू टाइम। ईरान गन कंट्रीज, इसीलिए गल्फ कंट्रीज ईरान को एक जियोपॉलिटिकल राइवल के रूप में देखते हैं। लेकिन फिर भी वो ओपनली इसराइल के साथ क्यों खड़े नहीं होते? क्योंकि पॉलिटिक्स सिर्फ दुश्मन के खिलाफ अलायंस बनाना नहीं होता है। दुश पॉलिटिक्स होता है परसेप्शन मैनेज करना भी। अरब स्ट्रीट का मूड मिडल ईस्ट पॉलिटिक्स में बहुत पावरफुल होता है। लोग क्या सोच रहे हैं, चलते फिरते लोग बातें क्या कर रहे हैं। अरब स्प्रिंग के बाद से गवर्नमेंट और भी ज्यादा कॉशियस हो गई है। 2011 में जो अरब स्प्रिंग आया था दोस्तों, उसके बाद से और ज्यादा ये लोग कॉशियस हो गए हैं। कि जितने भी मोनार्कीज हैं, उन्हें पता है कि अगर पब्लिक आक्रोश भड़क गया तो रिजिम स्टेबिलिटी खतरे में आ सकती है। अगर सऊदी या यूएई ओपनली इसराइल का सपोर्ट करेंगे ईरान के खिलाफ, तो ऑपोजिशन ग्रुप्स को इस नैरेटिव को यूज करने का मौका मिलेगा। वो यही कहेंगे कि ये जो सरकार है, ये मुस्लिम उम्मा के इंटरेस्ट को दगा दे रही है, बिट्रे कर रही है। इस नैरेटिव का पॉलिटिकल इम्पैक्ट बहुत ही खतरनाक हो सकता है इन रिजिम्स के लिए। इसी वजह से गल्फ कंट्रीज पब्लिकली अपना न्यूट्रल एक पोजीशन मेंटेन करके चलती है कि ना हम ईरान के खिलाफ है ना इसराइल के साथ है। दूसरा बड़ा फैक्टर है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। गल्फ इकोनॉमीज हेविली डिपेंडेंट है ऑयल एक्सपोर्ट्स पर, ग्लोबल ट्रेड पर, एविएशन हब्स पर और फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट पर। आप मेरा पिछला वीडियो देखिए, मैं बताऊंगा आपको कि दुबई का क्या सिचुएशन था। जस्ट टॉगल इनटू माय प्रीवियस वीडियो। अगर वॉर एस्केलेट हो जाती है और गल्फ कंट्रीज डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो सबसे पहला इंपैक्ट एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर पड़ेगा। ऑयल फील्ड, शिपिंग रूट, रिफाइनरीज, और सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ग्लोबल सप्लाई का ऑलमोस्ट 20% यहीं से पास होता है। वी हैव डिस्कस दिस। अगर ईरान रिटेलिएशन में शिपिंग रूट ब्लॉक कर देगा पूरी तरह, तो गल्फ इकोनॉमीज को डायरेक्ट नुकसान होगा। एलएनजी सप्लाईज आएंगे नहीं कतार से भारत में। भारत अपना 40% एनर्जी एलएनजी कतर से लेता है। और इसी वजह से गल्फ कंट्रीज वॉर को एस्केलेट नहीं करना चाहते। जियोपॉलिटिक्स में कभी कभी सबसे स्मार्ट स्ट्रेटेजी होती है दोस्तों, इंतजार करना, वेट करो सही मौके का। गल्फ कंट्रीज इस वक्त एग्जैक्टली वही कर रही है। वो देख रहे हैं कि इसराइल और ईरान का वॉर किस डायरेक्शन में जाता है। अगर इसराइल जल्दी से ईरान को कमजोर कर देगा, तो गल्फ कंट्रीज चुपचाप बेनिफिट करेंगे। लेकिन अगर ये वॉर लॉन्ग टर्म स्टेलमेट बन जाएगा, जैसे रशिया यूक्रेन का हो गया है, तो वो मीडिएशन करने आएंगी ही, उन्हें आना ही पड़ेगा मध्यस्थता करने के लिए। ये स्ट्रेटेजी गल्फ कंट्रीज को दोनों सिनारियोज में सेफ रखती है। अब इसमें एक और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है। ऑफिशियली ऑफिशियली गल्फ कंट्रीज न्यूट्रल हैं, लेकिन पर्दे के पीछे कोऑपरेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। इंटेलिजेंस शेयरिंग का, सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन का, टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप्स का। स्पेशली यूएई और बहरीन ने तो अब्राहम अकॉर्ड्स के बाद इसराइल के साथ रिलेशन अपनी नॉर्मलाइज भी कर दी है। लेकिन वो रिलेशन अभी भी केयरफुली मैनेज किया जा रहा है। पब्लिक ऑप्टिक्स और स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन दोनों को बैलेंस किया जा रहा है। अब इसमें एक और जरूरी सवाल है, किस सिचुएशन में गल्फ कंट्रीज वॉर में एंटर कर सकती हैं? ऐसा क्या होगा कि गल्फ कंट्रीज आएंगी? मुझे लगता है देयर आर 3 सिनारियोस। सबसे पहला, अगर ईरान डायरेक्टली गल्फ ऑयल इंफ्रा पर अटैक करता रहेगा, गल्फ कंट्रीज आएंगी। सिनारियो नंबर 2, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज परमानेंटली ब्लॉक किया जाएगा, गल्फ कंट्रीज आएंगी। और सिनारियो नंबर 3, अगर ईरान रीजनल प्रॉक्सीज को एक्टिवेट करके गल्फ स्टेट्स को टारगेट करेगा। इन सिचुएशन में गल्फ कंट्रीज न्यूट्रल नहीं रह पाएंगे, फिर उन्हें डायरेक्टली मिलिट्री रिस्पॉन्स देना पड़ेगा। अगर आप इस सिचुएशन को ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स के पर्सपेक्टिव से देखें, तो गल्फ कंट्रीज का न्यूट्रल स्टैंस एक्चुअली एक बहुत ही कैलकुलेटेड स्ट्रेटेजी है। वो वॉर में घुसकर अपने आप को एक्सपोज नहीं करना चाहते। उनका फोकस है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, रीजनल इन्फ्लुएंस एंड देयर रीजन सर्वाइवल। और जब उनके कोर इंटरेस्ट डायरेक्टली थ्रेटन नहीं होते, या जब तक नहीं होते, तब तक वो न्यूट्रल ही रहेंगे। उनको क्या फर्क पड़ता है? इसराइल मारे ईरान को बोले, उनको क्या फर्क पड़ रहा है? ईरान भी मारे इसराइल और यूएस को, उनको क्या फर्क पड़ रहा है? कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। चुपचाप तमाशा देखेंगे ये लोग। पैसा फेंक, तमाशा दे।
वो तब इन्वॉल्व होंगे जब उनके खुद के एसेट्स डिस्ट्रॉय होंगे। एक हाथ दो, एक टावर पे मार दिया, इस पे मार दिया, उस पे नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा उनको। उनको तब फर्क पड़ेगा जब आप उनके ऑयल फील्ड्स पर हमला करेंगे, ईरान। लेट्स सी दोस्तों, आज की डिस्कशन से दोस्तों एक बात मेरे ख्याल से थोड़ी क्लियर है कि जियोपॉलिटिक्स में दोस्ती और दुश्मनी परमानेंट नहीं होती। नेशनल इंटरेस्ट परमानेंट होता है, पैरामाउंट होता है। गल्फ कंट्रीज ईरान को स्ट्रेटेजिक राइवल मानते हैं, इसराइल के साथ चुपचाप कोऑपरेट भी करते हैं, लेकिन ओपनली सपोर्ट करना उनके लिए पॉलिटिकल सुइसाइड है। इसी वजह से सऊदी, यूएई, कतार, बहरीन और कुवैत अभी एक केयरफुल बैलेंसिंग एक्ट करके चल रहे हैं। जब तक सिचुएशन ड्रामेटिकली चेंज नहीं होती तब तक ये न्यूट्रल स्टैंड उनका कंटिन्यूड रहेगा। यहीं पर हम आज के सेशन का अंत करते हैं दोस्तों। लेट्स सी, विल कीप एन आई कि कौन कितना बदलता है, कौन कितना मुस्लिम उम्मा के खिलाफ जाता है, कौन कितना मुस्लिम उम्मा के साथ रहता है। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। जय हिंद, भारत माता की जय।